नमस्कार दोस्तों, जैविक नियंत्रण की सीरीज के भाग 6वां में आपका स्वागत है। इसका शीर्षक है असेसमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट्स रिलीज्ड इन एन एग्रो इकोसिस्टम, अर्थात किसी फसल पारिस्थितिक तंत्र में जैव नियंत्रण कारकों को छोड़ने के बाद उनकी क्रियाशीलता का या प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। दोस्तों, जैविक नियंत्रण कारकों के इफेक्टिवनेस या प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का एक वैज्ञानिक तरीके हैं और उन तरीक़ों से ही इनकी प्रभावशीलता का पता चलता है कि रिलीज़ करने के बाद वे जैव नियंत्रण कारक उस फसल पारिस्थितिक तंत्र में एक्टिव हैं या नहीं है। उन्होंने अपना इफ़ेक्टिवनेस या प्रभावशीलता दिखलाई है अथवा नहीं। इनकी प्रभावशीलता देखने के लिए हमें कई प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें सबसे पहली और आसान तरीका है रिकवरी ट्रायल्स। यानी जो जैव नियंत्रण कारक आपने किसी फसल पारिस्थितिक तंत्र में छोड़ा है, किसी विशेष नाशी जीवों के नियंत्रण हेतु, उसकी छोड़ी गई स्टेज एक जनरेशन के बाद क्या उस फील्ड में मौजूद है अथवा नहीं है, या कुछ दिनों के बाद जो छोड़े गए जैविक नियंत्रण कारक वहाँ पर क्रियाशील है, एक्टिव है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम रिकवरी ट्रायल करते हैं। रिकवरी ट्रायल करने के लिए हम जनरली ये देखा गया है कि एग पैरासाइट्स या एग लार्वल पैरासाइट्स की इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए हम रिकवरी ट्रायल करते हैं। रिकवरी ट्रायल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिकवरी ट्रायल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिकवरी ट्रायल। इनडायरेक्ट रिकवरी ट्रायल्स में हम लेबोरेटरी में प्रयोग किए जाने वाला होस्ट कल्चर के एग्स को हम कार्ड के ऊपर पेस्ट करके यूवी रेट करके पहले यूवी रेट करते हैं, इसके बाद उसको कार्ड में पेस्ट करते हैं और उन खेतों में जा कर के टांग देते हैं या लगा देते हैं जिन खेतों में हमने पैरासाइट रिलीज़ किए, और कुछ दिनों के बाद उन कार्ड्स को हम वहाँ से ले आते हैं तथा उनकी लेबोरेटरी में आकर के परीक्षण करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या उनका एग्स में कुछ एग्स पैरासाइटाइज हुए हैं और क्या उन पैरासाइटाइज एग्स में कोई पैरासाइट निकला है। इस तरीके के रिलीज़ के मेथड को या इस तरीके के इफ़ेक्टिवनेस जानने के लिए या इस तरीके से रिकवरी करने के मेथड को हम इनडायरेक्ट रिकवरी ट्रायल कहते हैं। डायरेक्ट रिकवरी ट्रायल में हमें देखना पड़ेगा कि उस खेत में क्या कोई अंडे का स्टेज, अगर हमने वहाँ एग पैरासाइट छोड़ा है तो क्या कोई एग मास या एग वहाँ पर पैरासाइटाइज हुआ है फील्ड की कंडीशन में, और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये एग मास में कुछ अंडे
या एग सिंगल एग वहाँ पैरासिटाइज हुए हैं, तो उनको ला करके हम फिर उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या वो वहाँ पर एक्टिव है और उनमें से एडल्ट निकलते हैं या नहीं। इस तरह से डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्राइकोग्रामा, टिलिनोमस आदि के लिए हम इस तरीके का ट्रायल करते हैं। इनको हम डायरेक्ट रिकवरी कहते हैं। डायरेक्ट रिकवरी के लिए हमने जैसा कि बताया वहीं से फील्ड से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फील्ड में हम ढूंढते हैं, सर्वे करते हैं और देखते हैं कि कोई एग क्लस्टर या एग मास या एग सिंगल एग कोई पैरासिटाइज पाया गया है, तो अगर उसमें से इमरजेंस होती है एडल्ट की, तो उसको हम डायरेक्ट रिकवरी ट्रायल कहते हैं। इसी तरह से दूसरे पैरासाइट्स हैं। अगर लार्वल पैरासाइट्स में या किसी लार्वल पैरासाइट में कोई लार्वा पैरासिटाइज पाया गया है, तो उस लार्वा को हम ले आते हैं, उसमें रियर करते हैं लैब में और उसमें देखते हैं कि फर्दर क्या उसमें से फर्दर पैरासाइट के लार्वे या कोकून्स, या अगर कोकून मिलता है तो उसमें एडल्ट इमरजेंस होती है अथवा नहीं। या तीसरा जो इसका और इम्पॉर्टेंट का वो है मेथड है, तरीका है कि वहाँ पर हम ये स्पेशली हम कॉटन के लिए होता है, कपास के लिए, कॉटन में हम देखते हैं कि कुछ बॉल्स अनओपन्ड होती हैं जो खुलती नहीं है, मगर उसके अंदर कॉटन बोलवर्म, स्पेशली पिंक बोलवर्म के लार्वे कुछ पैरासिटाइज्ड होते हैं जो अंदर छिपे होते हैं। तो अनबॉल्ड कॉटन को हम वहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं और यहाँ पर लेबोरेटरी में ला करके उनको बड़े बड़े जार, ग्लास जार में रख देते हैं तथा उनके ऊपर मसलिन क्लॉथ लगा देते हैं और साथ में हम हनी का स्वैब लगाते हैं, जिससे उनको इमरजेंस अगर होती है तो उनको भोजन भी मिलता है। इनके ये चीज़ हम जनरली ब्रैकोनिक पैरासाइट्स के ऊपर करते हैं, जैसे ब्रैकॉन क्रिकपैक्ट्रिकाई, ये एक्जोटिक पैरासाइट, लार्वल पैरासाइट था कॉटन बोलवर्म का या पिंक बोलवर्म का, जिसको हमने रिलीज किया था और उसके बॉल्स को हमने ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर से, बॉल्स के अंदर से बहुत सारे पैरासाइट एडल्ट इमरजेंस हों, तो इसको भी हम डायरेक्ट रिकवरी कहते हैं। इसी तरीके से अगर पैरासाइट की रिकवरी नेक्स्ट ईयर्स भी होती है उस क्षेत्र में, उस फील्ड से जहां हमने रिलीज़ किया है, और उससे थोड़ा सा उस क्षेत्र में स्प्रेड भी होता है और उसकी पैरासिटिक या उसके एडल्ट्स या पैरासिटाइज एडल्ट्स उसके वहाँ मिलते हैं या पैरासाइट प्राप्त होते हैं, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर एक साल में कुछ जनरेशन वहाँ पर हो गई है, पैदा हुई है। अगर इस तरीके का होता है तो इस स्थिति को हम कॉलोनाइजेशन ऑफ पैरासाइट या कॉलोनाइजेशन ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट कहते हैं। इसी तरह से अगर कुछ पैरासाइट देखा गया है कि अपने वहाँ से 2-3 साल बाद फुल्ली इस्टेब्लिश हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है और वहाँ से माइग्रेट या स्प्रेड हो जाता है, तो अगर कुछ दूरी पर कुछ खेतों में उनकी एडल्ट्स कुछ सालों के बाद उनके कोकून्स, उनके एगमासेस अगर वहाँ से मिलते हैं तो उसको हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासिटाइट कहते हैं। जनरली ये चीज़ हमने देखा है कि एपिनिकानिया मेलानोबिका, जो कि शुगर केन पारेला का एग लार्वल पैरासाइट है, इसको छोड़ने के बाद हमने उनकी कॉलोनाइजेशन, इंट्रोडक्शन और इस्टेब्लिशमेंट और फॉर मोर एंड मोर स्प्रेड हमने देखा, और इसको हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरासाइट इन ए न्यू होस्ट या न्यू प्लेस
न्यू होम कहते हैं। इसी तरीके से इसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि अगर हमने कोई पैरासाइट किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वो नहीं था वहाँ इस्टेब्लिश किया है तो क्या उसकी परफॉर्मेंस वही है जहाँ ये पहले था या उसमें से कम ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो ये 3-4 तरीके जो हैं जिनसे हम बायो कंट्रोल एजेंट्स या जैव नियंत्रण कारकों की परफॉर्मेंस या प्रभावशीलता को मेजर करते हैं या देखते हैं, असेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।